साथियों, यही उत्तर प्रदेश था और यही भारत था। लेकिन कहीं ना कहीं देश में वो सोच डेवलप नहीं हो पा रही थी। अगर 2014 के पहले का स्थिति देखें और 2014 के बाद की स्थिति देखें, एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बखूबी देश के भीतर भी और दुनिया के मंच पे कहीं ना कहीं भारत को विश्वसनीय राष्ट्र बनाने का काम किया। उसके पहले देश में क्या होता था आप सब जानते हैं, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति आते हैं उनको कहीं ना कहीं, चाहे छोटे उद्योगपति हो, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अगर आप देखें तो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ठीक ढंग से इस देश को आगे ले जाने का काम किया है। मैं ज्यादा नहीं, अगर आप बिजनेस करना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो उसमें बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब 14 में प्रधानमंत्री जी इस देश का बागडोर संभाले तो उस समय विरोधी दल के लोग कहते थे कि साहब आप, हम लोग कोई चीज कहते थे कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, गड्ढा हमको मिला है, तो कहते थे कि व्हाइट पेपर जारी करिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के बारे में सोचना था। उस समय अगर हम व्हाइट पेपर जारी करते तो हमारी ग्रोथ और रुक जाती। जो देश की स्थिति थी कि दुनिया के पटल पर जब वो जाता तो कहीं ना कहीं देश में और समस्या पैदा हो रही। और उस समय हम लोगों ने व्हाइट पेपर जारी नहीं किया। 10 साल तक जो सुधारात्मक कार्य करना था करते हुए अभी सदन के अंतिम दिन इसी सत्र में व्हाइट पेपर हमने जारी किया है कि 2014 के पहले अर्थव्यवस्था की पटरी हमारी कहाँ थी, आज हमारी पटरी कहाँ है। हम कहाँ थे उस समय? दुनिया के 5 फ्रजाइल देशों में से हमारा नाम आता था अर्थव्यवस्था के ऊपर। और आज 10 सालों में, कहीं 10 साल में नहीं बल्कि 9 साल में हम कहेंगे कि आज दुनिया के 5 बड़ी इकोनॉमी में, तेज गति से बढ़ने वाले इकोनॉमी में भारत शामिल है। ऐसा नहीं कि सब प्रधानमंत्री जी ने किया, एक विश्वास पैदा किया, एक विश्वास पैदा किया और वो जो कमियां थी उन सबको दूर किया। और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो बैंक की हालत थी, जो टेलीफोन बैंकिंग होती थी ना, एनपीए कहां था, उस एनपीए को ठीक करने के लिए हमने आईडीसी कोड लेके हम लोग आए, उसको सरल बनाया। बैंकों के लिए बैंक खोला कि बैंकों का सारा कर्ज उस पर ट्रांसफर किया। बैंक को पुस्तक किया था कि बैंक मजबूत हो, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये भी देखा जाता है दुनिया में कि किस देश का बैंक क्या है। आज दुनिया में अगर देखें, कोविड के बाद से अमेरिका जैसे देश में भी बैंक फेल कर रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं। लेकिन भारत कोविड के बाद भी, जहां हमारा अर्थव्यवस्था माइनस में चला गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे वित्त मंत्री जी के देख रेख में 1 साल के भीतर हम वी शेप में बाहर आए और भारत का कोई भी बैंक दिवालिया नहीं है। इस समय कह सकता हूं कि देश के जितने भी बैंक हैं वो सब प्रॉफिट, और जब बैंक प्रॉफिट में होंगे तभी हमारे व्यापारी उनसे लोन लेकर अपना काम कर सकेंगे। और ये व्यवस्था बनाई सरकार ने, उसको दुरुस्त कर, और आज बैंक हमारे सभी प्रॉफिट में चल रहा है। साथ ही साथ हमने 26 लेबर एक्ट था, 26 लेबर एक्ट का कानून था, उसको खत्म करके हम लोगों ने 4 लेबर एक्ट बनाया, ताकि उससे जो व्यापारी हमारे या दुनिया के व्यापारी आते हैं तो पता चला कि व्यापारी जो खोलता है वो लेबर एक्ट के माध्यम से उलझा रहता था। उसको हमने सरलीकरण किया। पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में कहीं ना कहीं अलग अलग वैट था। देश को एक देश एक टैक्स के माध्यम से जीएसटी ला करके उसका सरलीकरण हम लोगों ने किया। और कोई भी चीज सरकार हमारी थोपी नहीं। अगर जीएसटी हम लाए तो फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते सारे प्रदेश के, सारे देश के सारे प्रदेशों से सहमति बनाने में भी एक बहुत बड़ा काम किया हमारी सरकार ने, जेटली जी ने। जीएसटी लाने का विचार तो बहुत साल से चल रहा था कांग्रेस, लेकिन उसको ला नहीं पा रहे। लेकिन पुरानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जेटली जी ने सारे प्रदेशों से सहमति लेते हुए कहीं ना कहीं हमने जीएसटी किया। जीएसटी लाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, कहीं से नहीं था कि किसी को दर्द दिया जाए। हम लोग को निर्देशित था कि आप लोग व्यापारियों के बीच में जाइए,
प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कत आ रहा है उसको समझ कर आइए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हुआ कि हम लोग जनप्रतिनिधि सारे मिलकर जो व्यापारियों के बीच में व्यापारी समस्या प्रैक्टिकली उनको झेलना था बताते थे। और आप देखोगे कि जीएसटी में सैकड़ों संशोधन किया गया, जैसा जैसा जनता का सुझाव आता गया और लगातार काउंसिल की बैठक होती है। अगर कोई नया दिक्कत आती है तो विचार होकर के और सर्वसम्मति से विचार होता है और माहौल बना है देश में। सभी प्रदेश चाहे वो किसी की सरकार हो, काउंसिल में हम लोग होते बाहर भले वो जो बोले, लेकिन काउंसिल में एक इशू को छोड़कर अब तक जितने भी निर्णय हुए हैं सभी कहीं ना कहीं सर्वसम्मत से निर्णय हुए हैं। अब देश को आगे बढ़ाना है, व्यापार करना है, व्यापारियों को अगर आगे बढ़ाना है इनको हमें सुविधा देना पड़ेगा, चाहे सड़क की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे रेल की सुविधा हो, चाहे पोर्ट की सुविधा हो, चाहे एयरपोर्ट की सुविधा हो, ये सारी सुविधा देना पड़ेगा। अगर आप देखें कि 10 साल से 9 साल से कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का विशेष फोकस है, क्योंकि किसी भी देश की व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा बिजली की आवश्यकता होती है। दिन प्रतिदिन हमारी बिजली की मांग बढ़ती जा रही है तो सरकार उस पर भी काम करती जा रही है। ग्रीन एनर्जी पर हम काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि यहाँ पे रूफटॉप सोलर देने का बात किया। अब 1 करोड़ छतों पे सोलर तो लगेगा तो 1 करोड़ लोगों को कम से कम उसके बिजली के बिल से भी राहत मिलेगी और कमाई भी उनका होगा और जो देश की आवश्यकता है ऊर्जा की उसकी भी पूर्ति हम उससे कर पाएंगे। इन सारे चीजों पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी आम जन के भीतर एक विश्वास पैदा करते हैं। आज उत्तर प्रदेश भी उसी का नतीजा है कि योगी जी के आने के बाद हम लोग वित्त मंत्री हैं, देश भर के लोग आते हैं हम लोग के पास। पहले लोग आना नहीं चाहते थे, अब जुगाड़ लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा थोड़ा मदद करिए, हमारा इंडस्ट्री रखा। और उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो मोदी जी ने जो माहौल दिया, जो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का हाल था मुझसे तो नहीं छिपा है, मैं यहाँ खुल के तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि महाराजगंज के व्यापारियों से मुझसे कभी कोई समस्या नहीं हुई। मदद के अलावा कभी मैं तंग नहीं किया, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा भी मन इच्छा होती है कि हम यहाँ से राजनीति कर रहे हैं कि हाँ हमारा व्यापारी वर्ग भी बढ़े, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे भी बढ़े। ये इच्छा होती है कि हम भी महाराजगंज के लोगों के बारे में जब बताते हैं कि हमारे वहाँ वो ड्रैगन फ्रूट की भी खेती हो रही है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कोट किया था, चेरी की खेती हो रही है। आधुनिक खेती की तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए, व्यापार की तरफ भी बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एडीएम साहब थे, इसके पहले हमारे डीएम साहब थे कि फूड प्रोसेसिंग का काम महाराजगंज में बहुत अच्छे से हो सकता है। नेपाल भी हम उसको सप्लाई दे सकते हैं, कर सकते हैं और हम सब लगे भी हैं। लेकिन योगी जी के लगातार प्रयास का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ का निवेश का सिग्नेचर हुआ है, हुआ है, निवेश हो रहा। महाराजगंज में आप जो बताए कि 213 निवेशकों ने 23 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया, जिसमें से 112 निवेशकों ने 700 करोड़ रुपया यहाँ पर निवेश कर भी दिया। मेरी शुभकामना है कि आप सब उसमें और आगे बढ़ाएं और निश्चित तौर से मेरे लायक जो भी मदद होगा मैं सदैव आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। और जो अभी आप 700 एनटीसी की जो जमीन की बात कर रहे थे, निश्चित तौर से उस पर हम लोग बुरी तरीके से लगे हैं। मंत्रालय से निर्णय हो गया है कि मजदूरों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कोर्ट में कुछ चीजें फंसी हुई है, तारीख पड़ रहा है। मेरा भी प्रथम दृष्टया है क्योंकि महाराजगंज के गति के लिए रेलवे लाइन में ला दिया, क्योंकि रेल लाइन बहुत आवश्यक होता है इस जिले को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज हमको गोरखपुर पे निर्भर होना पड़ता है, चाहे वो सीमेंट की रैक हो, चाहे कोयले की रैक हो, चाहे खाद की रैक हो, वो हमको गोरखपुर पे निर्भर करता है। मुझे ध्यान है कि महाराजगंज में जब खाद की शॉर्टेज प्रदेश में होती थी, अब तो होती नहीं है, तो गोरखपुर वाले महाराजगंज का हिस्सा काट लेते थे। हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ता था, वहां के डीएम से भिड़ना पड़ता था। तो आज हमारे पास रेलवे लाइन हो गया है, तो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं हमारा सेंटर होगा, हमको व्यापार करने में और आसानी होगा। और प्रधानमंत्री जी का विजन है ना कि 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है, तो कहने से और नारा देने से नहीं बन जाएगा। अभी से प्रधानमंत्री जी उस पर रोड मैप तैयार कर दिए। अभी आपने देखा होगा लास्ट में ये हालांकि वो बजट पूर्ण बजट नहीं था, उसमें घोषणा किया गया कि 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
जिसमें एक एक्सपोर्टर्स जहां जहां जिस पॉइंट से कि उनका माल सीधा एक्सपोर्ट पोर्ट पे ट्रेन पे लगे तो सीधे वो पोर्ट पहुंच जाए। और जो इंपोर्ट होता कोयला होता सीमेंट होता है कि जहां निर्माण हो रहा है उस सेक्टर को उसको एक लाइन दिया जाएगा और एक लाइन होगी जो हमारे लोकल किसान है और जो चीजें हैं उनका भी सामान आसानी से गति पहुंच जाए ताकि खर्चा उस पर कम हो। इस सबको ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री जी हमारे दृष्टा पुरुष हैं, हम आप अभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं गांधीनगर गया था गिफ्ट सिटी के उद्घाटन में और प्रधानमंत्री एज मुख्यमंत्री रहते हुए गिफ्ट सिटी का निर्माण उन्होंने सोचा था, शिलान्यास तब किया था। आज सारी गिफ्ट सिटी का जो भी स्वीकृति होती है वो भारत सरकार से होती है, हो गई है। क्योंकि आज चाहे सिंगापुर हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, जिस प्रकार का एक सेंटर होता है वो भारत में खोला जा रहा था कि भारत में लोग जिसको भी निवेश करना है वो भारत में आकर वो सारी सुविधाओं को मुहैया करा जाए, भारत का व्यापारी कोई बाहर ना जाए, ऐसा लोग काम करते हैं। वर्ल्ड क्लास करते। अभी कल हम लोग भारत मंडपों में थे, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया ताकि देश में कोई भी कन्वेंशन होना हो, कोई भी काम कार्यक्रम करना हो तो अपने देश को हो। प्रधानमंत्री की बहुत लंबी लंबी विजन है और प्रधानमंत्री जी सोचते रहे, उसको सोच के पहले जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और निश्चित तौर से आने वाले 2047 में जो 25 साल का अमृत काल चल रहा है का लक्ष्य है, उन्होंने रखा है कि हम इस लाइन पे चलेंगे तो 47 में तो हम में से बहुत से लोग शायद नहीं रहे, लेकिन हमारा ये भविष्य हमारा नौजवान है वो भी हमारा 2047 तक रहेगा। तो उसको रोड मैप जब तैयार होगा तो कहीं ना कहीं भारत 2047 में विकसित राष्ट्र की तरफ बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2027 में हमें दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बननी है और उसमें इन व्यापारियों का बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि मंच से भाषण देना आसान होता है। जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात कम करती है भारत सरकार तो विरोध के लोग कहते हैं साहब कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया गया, इतने में तो ये हो जाता है, इतने में तो ये हो जाता है। लेकिन अगर आप कल्पना करो कि अगर दुनिया का निवेश भारत में लाना है तो दुनिया के पैरामीटर पर टैक्स अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया से निवेश करने कौन आपको आएगा? चाइना से अच्छा व्यवस्था आप यहाँ पर नहीं दोगे, दुनिया से अच्छा व्यवस्था आप नहीं दोगे तो भारत में कौन आएगा? इसलिए प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस दें, कानूनों में हम सरलीकरण करें, जो टैक्स दुनिया से कंपैरिजन हो सके उसको हम दें, सुरक्षा उनको हम दें, तभी दुनिया का निवेश आएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज भारत मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग करने वाला भारत है। उसी का आज हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है। दुनिया में हम 5वें स्थान पर, आने वाले समय में हम 3रे स्थान पर जाएंगे। लेकिन इस सब चीजों में हम सब का योगदान करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और आज के अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए और जितने भी हमारे उद्यमी यहाँ पर निवेश के हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा।